हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास का 1857 की क्रांति देखने जा रहे हैं। ये आपका अभी जो आगामी प्यून का पेपर होने वाला है, सीजीपीएससी भृत्य सीजीपीएससी प्यून का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए ये आपका इम्पॉर्टेंट सेशन साबित हो सकता है, क्योंकि ये सेशन को 1857 की क्रांति को हम एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जरिए इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम देखने जा रहे हैं 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857 एमसीक्यू के फॉर्म में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की जड़ें निहित थी स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण नीतियां, शोषक भूमि राजस्व नीति, ग्रीस किए गए कारतूसों की नीति, उपरोक्त सभी। द रूट्स ऑफ 1857 ले इन blatantly discriminatory policies, exploitative land revenue policy, the policy of greased cartridges, all of the above। बताइए, आप भी साथ में बताते चलिए कि 1857 के विद्रोह की जड़ें किस में निहित थी। तो 1857 की जो जड़ें थी वो किस में निहित थी? ब्लैटेंटली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, जो कि अंग्रेज जो है स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाए हुए थे, तो वह एक कारण बना था 1857 की क्रांति का, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू, बहुत सारे उन्होंने भूमि राजस्व नीति लेकर के आए थे, जो कि अपनी प्रकृति में शोषक प्रकृति की वो सभी भूमि राजस्व नीतियां थी जो कि भारत देश पर लागू की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो वो क्या थी? शोषक थी। क्या शोषक थी? भूमि राजस्व उनकी नीति। ठीक है। फिर उसके बाद में वो क्या करते थे कि जैसे कि हिंदू हो गए, है ना, हिंदू हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ठीक, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, तो इन लोगों के लिए क्या करते थे कि ये कारतूस ग्रीस किए गए, द पॉलिसी ऑफ ग्रीस्ड कार्टिजेस, ग्रीस किए गए कारतूस। तो ये ग्रीस किए गए कारतूस क्या है? तो ग्रीस किए गए कारतूस ये थे कि वो लोग चर्बी उसमें लगाते थे। कारतूसों में क्या चीज यूज करते थे? तो वो चर्बी यूज करते थे। किसकी चर्बी यूज करते थे? तो वो गाय की चर्बी यूज करते थे। और क्या यूज करते थे? और वो यूज करते थे जो पिग होता है, सुअर, ठीक है, तो सुअर की चर्बी यूज करते थे। तो होता क्या था कि उस समय ये जो कारतूस थे तो मुंह से उसको छीलना पड़ता था, मुंह से छीलना पड़ता था। जैसे कि टीवी में आप लोग देखे होंगे बम को, ठीक है, तिरंगा पिक्चर में यदि आपने देखा होगा तिरंगा पिक्चर, तो उसको मुंह से छील करके फेंकते हैं। तो बस वैसे ही ये जो कारतूस थे तो मुंह से उसको छीलना पड़ता था, ठीक है, तब जा करके इसमें जो है गोलियां डाली जाती थी। तो वो क्या करते थे, उसमें यूज क्या करते थे? तो उसमें वो पिग की चर्बी यूज करते थे, सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी। तो जो गाय की चर्बी है वो हिंदुओं के विरुद्ध है, यानी कि हिंदू गौमांस भक्षण नहीं करते, और मुस्लिम जो सुअर की चर्बी का भक्षण नहीं करते हैं। तो उसी तरीके से बात हो, तो ये क्या करते थे, उसको उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ये क्या करते थे, कारतूसों में उसकी चर्बियों को ग्रीस कर दिया करते थे। तो ग्रीस्ड कार्टिजेस, द पॉलिसी ऑफ ग्रीस्ड कार्टिजेस। तो ये भी एक कारण था 1800। क्यों? क्योंकि उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा था, मुस्लिमों की धार्मिक भावना को एवं हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को। तो इस वजह से यदि हम देखते हैं तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा सही है कि शोषक भूमि राजस्व नीतियां उन्होंने अपनाई थी, साथ में ग्रीस किए गए कारतूसों की नीति उन्होंने अपनाई थी। इसका मतलब यदि हम जड़ों की बात करें कि 1857 विद्रोह की जड़ें कहाँ निहित हैं, तो उपरोक्त सभी में निहित हैं। किसमें? ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर अबाउट 2 centuries. They started interference in the religious matters and other social practices of Hindus and Muslims. And it infuriated the Indians and their anger resulted in the armed revolt of 1857. अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 2 शताब्दियों तक शासन किया, बिल्कुल सही। हिंदुओं और मुसलमानों के धार्मिक मामलों और अन्य सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करना उन्होंने शुरू कर दिया था। धार्मिक मामलों एवं अन्य सामाजिक प्रथाओं में उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया
और इसने भारतीयों को क्रोधित कर दिया और उनके क्रोध के परिणाम स्वरूप 1857 का सशस्त्र विद्रोह हुआ। क्या हुआ? आर्म्ड रिवॉल्ट, सशस्त्र विद्रोह हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या बताया गया है? तो 1857 के विद्रोह की जड़ें स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण नीतियों, शोषणकारी भू राजस्व नीति और चर्बी वाले कारतूसों की नीति में निहित थी। ठीक है, जैसा कि अभी हमने देख लिया। द रूट्स ऑफ द 1857 ले इन द ब्लैटेंटली डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसीज, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज एंड द पॉलिसी ऑफ ग्रीस्ड कार्टेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? सिपाहियों के द्वारा, जमींदार के द्वारा, किसान के द्वारा या बागान श्रमिकों के द्वारा? द सिपाहीज, जमींदार, पीजेंट्स, प्लांटेशन वर्कर्स। बताइए 1857 का विद्रोह किसके द्वारा चालू किया गया? तो 1857 का जो विद्रोह था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 was started by the sepoys। ठीक है, क्या? सिपाहियों। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं? सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह को, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को क्या बोला जाता है? सिपाही म्यूटिनी, सिपाहियों का विद्रोह बोला जाता है। ठीक है, बस ये वही है जो कि हमें जानना है कि भारतीय विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। 1857 से 58 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। यहां से आपको याद क्या करना है? अभी वो पेज में हमने क्या देखा? आर्म्ड रेबेलियन था। क्या था? आर्म्ड रिवॉल्ट था, सशस्त्र विद्रोह था। ठीक है, व्यापक था। ठीक, व्यापक था यानी कि वाइड स्प्रेड था, व्यापक था, लेकिन क्या था? फेल्ड था। क्या था? एक फेलियर था, अनसक्सेसफुल था। ठीक है, असफल विद्रोह था, अनसक्सेसफुल था। याद रहेगा आप लोगों को, अनसक्सेसफुल। ये जो सेशन होने वाला है आपके आगामी प्यून का, जो अभी आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सीरीज के में हम पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? इंडियन म्यूटिनी, also called Sepoy Mutiny, widespread but successful rebellion against the British rule in India in 1857-58, began in Meerut by the Indian troops। और वो इंडियन ट्रूप्स कौन थे? सिपॉयज। इन द सर्विस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इट स्प्रेड टू दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ। क्या बताया जा रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों, सिपाहियों द्वारा मेरठ में शुरू किया गया। यहाँ से एक और बात याद कर लीजिए। क्या याद कर लेंगे? यदि एग्जाम में आता है कि सिपाही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो मेरठ से हुआ। मेरठ से कहाँ से हुआ? मेरठ से हुआ, बिल्कुल सही। ठीक, यह जो है दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ में फैल गया। ठीक है, कौन सा? तो 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इफेक्ट ऑफ द 1857 रिवॉल्ट वॉज डैट। 1857 के विद्रोह का एक प्रभाव यह था। क्या था? भारतीयों में विद्रोह की भावना को कुचल दिया गया। ब्रिटिश पूरी तरह से हतोत्साहित हो गए। अंग्रेजों ने अपनी दमनकारी नीतियों को त्याग दिया। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता गाढ़ी हो गई। द स्पिरिट ऑफ रेबेलियन इन इंडिया वॉज क्रश्ड। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रिटिश बिकेम टोटली डिमोरलाइज्ड। द ब्रिटिश अबेंडन्ड देयर repressive policies, unity was forged between the Hindus and the Muslims। बताइए कि प्रभाव क्या निकला? जो 1857 का इफेक्ट क्या था? तो 1857 का इफेक्ट ये निकला कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एकता गाढ़ी हो गई थी। यूनिटी was forged between the हिंदूस एंड मुस्लिम। क्यों? क्योंकि दोनों एक हो गए थे। ठीक है, यानी कि अलग अलग। अब क्या है कि इनकी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाए, इनके भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए, और इनके भी सामाजिक मामलों में घुस रहे थे, उनके भी सामाजिक मामलों में घुस रहे थे। तो दोनों की ही जब आपस में बोलते हैं ना कि जब दुश्मन का दुश्मन क्या बन जाता है? दोस्त बन जाता है। तो उसी तरीके से बात होती है कि यहाँ पे उनके बीच में जो एकता है वो गाढ़ी हो गई। प्रभाव ये निकल के आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है?
इसका थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 1857 का विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया था। और क्या हुआ, 1858 की रानी की घोषणा की प्रोक्लेमेशन, क्वींस प्रोक्लेमेशन, तो हम बोल सकते हैं रानी की घोषणा ने, ये क्या होता है कि डिक्लेरेशन वाली बात हो जाती, प्रोक्लेम किया जाता है। तो क्षेत्रीय विस्तार की नीति को त्याग दिया जाना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? क्षेत्रीय विस्तार की नीति को त्याग देना चाहिए। किसे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। और हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता गाढ़ी हो गई। The most important impact of the revolt of 1857 is that the administration of India was transferred from the East India Company to the British Crown. किसको स्थानांतरित कर दिया गया? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे भारत देश में आई थी, जो उनके पास था, जो पूरी सत्ता ये लोग अपनाए बैठे थे। तो 1857 के बाद क्या हो गया कि ब्रिटिश क्राउन के पास में वो ट्रांसफर हो गए। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के पास में वो ट्रांसफर हो गई। और क्या हुआ? द क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, जो 1858 का जो क्वींस रानी की जो घोषणा थी, उसने क्या अनाउंस कर दिया? तो उसने ये घोषणा की कि द पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सटेंशन वॉज टू बी अबेंडेंड। आप क्षेत्रीय विस्तार की नीति को त्याग दो। और यूनिटी वॉज फोर्स्ड बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। ठीक है, ये क्या है? ये परिणाम, ये प्रभाव निकल करके आया है किसका? 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से विफल रहा क्योंकि द रिवॉल्ट ऑफ 1857 failed mainly because of superior resource of the British Empire. It was poorly organized and the rebels had no common ideal. It had very little nationalist sentiment. It was localized, restricted and scattered. आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से विफल रहा। क्यों रहा? कि ब्रिटिश साम्राज्य के बेहतर संसाधनों के कारण रहा, या खराब संगठित था और विद्रोहियों का कोई सामान्य आदर्श नहीं था, इसमें बहुत कम राष्ट्रवादी भावना थी, यह स्थानीयकृत, प्रतिबंधित और बिखरा हुआ था। बताइए, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्वेश्चन में ये सभी ही कारण 1857 के विद्रोह के विफल होने के हैं। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्य रूप से क्या था, मेनली क्या था, मेन कारण क्या था 1857 के विद्रोह के विफल होने का? तो 1857 के विद्रोह के विफल होने का जो मुख्य कारण था, तो वो था यह खराब संगठित था, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड था। इसमें पुअरली ऑर्गेनाइज्ड इसलिए था क्योंकि इनका नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं था, कोई नेतृत्व करता नहीं था, इसीलिए वो खराब संगठित था, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड था। और क्या था कि विद्रोहियों का कोई सामान्य आदर्श नहीं था। अब यहाँ पे बोला जाता है रिबल्स हैड नो कॉमन आइडियल। व्हाई दे हैड नो कॉमन आइडियल? उनके पास क्यों सामान्य आदर्श नहीं था? कारण ये था कि सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। कैसे लोग अपने अपने लिए लड़ रहे थे? हम यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लोग अपने लिए लड़ रहे थे। यदि हम बात करते हैं कि कौन कौन लड़ रहे थे, तो जैसे कि ग्वालियर सम्मिलित था, कानपुर, ये सब जो है, झांसी, ये सभी 1857 के विद्रोह में शामिल थे। लेकिन यदि हम बात करें कि ग्वालियर कानपुर की, तो वहाँ नाना साहब, वहाँ कौन थे? तो नाना साहब थे। तो नाना साहब किस लिए लड़ रहे थे? तो पेशवा, उनको क्या किया गया था? तो पेशवा घोषित कर दिया गया था। इसका अर्थ क्या निकला कि वो अपने कानपुर के लिए केवल लड़ रहे थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्यों लड़ रही थी? अपनी झांसी के लिए लड़ रही थी। तो सब केवल अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। और इस कारण से क्या था, जैसे कि हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, जो कि कट्टरपंथी हिंदू और मुसलमान थे, तो वो तो केवल अपने धर्म के लिए चिंतित थे। ठीक है, तो ये सभी कारण थे कि लोग अपने अपने लिए लड़ रहे थे और उनका कोई एक सामान्य आदर्श नहीं था और ना ही उनका कोई नेतृत्व करता था। और ये मुख्य कारण बना किसका? तो 1857 के विद्रोह के विफल होने का। यदि उनमें एक सामान्य आदर्श स्थापित हो जाता कि केवल एक कारण से लड़ रहे हैं, तो ये जो है सफल होता, लेकिन सब अपने अपने कारण से लड़ रहे थे। लोकलाइज्ड था, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि लोकलाइज्ड था, कॉमन आइडियल नहीं था, इस वजह से यह विफल रहा। और जो ये जितने भी ऑप्शन दिखा यहाँ पे हैं, ये सभी कारण हैं कि इस विद्रोह के विफल होने का। लेकिन सबसे मुख्य कारण वो है
कि यह खराब संगठित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, कि 1857 का विद्रोह स्थानीयकृत और खराब संगठित था। संचार सुविधाओं की कमी के कारण व्यापक रूप से फैली हुई छावनियों के सिपाही एक साथ कार्य नहीं कर सके। उस समय मोबाइल फोन नहीं था ना, तो इस वजह से संचार का कोई माध्यम नहीं था और यही कारण था कि लोग अलग अलग स्टार्ट भी किया गया। तो मेरठ में स्टार्ट किया गया। मेरठ में कब स्टार्ट किया गया, तो 10 तारीख को 10 मई 1857 को स्टार्ट कर दिया गया। फिर यही चीज यदि हम बात करते तो सब अलग अलग, कोई मार्च में कर रहा है, वैसे ओवरऑल यदि मेरठ से कब स्टार्ट हुआ तो 10 मई को। और यही चीज इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा था कि कब चालू करना है, क्या करना है। तो कोई नेटिव अलग निकल रहा था, कोई कैवलरी अलग निकल रही थी, कोई कैवलरी अलग निकल रही थी। कारण ये बन गया था कि उनमें कोई संचार की सुविधा नहीं थी, इस वजह से वो एक साथ कार्य नहीं कर पाए। और क्या था कि सिपॉइज लैक्ड कॉमन आइडियल, उनके पास कोई सामान्य आदर्श नहीं था, सामान्य आदर्श का उनके पास अभाव था। फिर क्या आता है कि द सिपॉइज एट दिल्ली डिसाइडेड टू रिकवर द ग्लोरी ऑफ मुगल। क्या बोले, दिल्ली के सिपाहियों ने मुगल की महिमा को पुनः प्राप्त करने का निर्णय लिया। मुगल की महिमा को प्राप्त करने का उन्होंने निर्णय लिया। और क्या निर्णय लिया कि बहादुर शाह जाफर को, जो कि बूढ़ा था, क्या था, जो कि बूढ़ा था, और उसको उन्होंने उसकी ताजपोशी कर दी। उसको जो है क्या कर दिया, उसको उन्होंने राजा बना दिया। अब वो तो खुद ही बूढ़ा है, अब वो क्या नेतृत्व करेगा, वो केवल नाम मात्र का उन्होंने राजा बना दिया। कारण क्या था कि दिल्ली के तख्त पर कौन बैठ जाए, तो दिल्ली के तख्त पर मुगल बैठ जाए और अंग्रेजों का शासन चला जाए। ये उन्होंने सोचा। किसने सोचा, तो दिल्ली के सिपाहियों ने ऐसा सोचा। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्वालियर हो गया, कानपुर हो गया, झांसी हो गया, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे और कोई ऐसा नहीं था कि सामान्य आदर्श उनके पास नहीं था। और ये सभी मिला करके कारण बने 1857 के विद्रोह के विफल होने के। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए कि 1857 के विद्रोह से जुड़े निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी नेता सही सुमेलित नहीं है। हमें ध्यान क्या देना है, हमसे पूछा जा रहा है सही सुमेलित नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस क्या है, हजरत महल कानपुर, खान बहादुर खान बरेली, कुंवर सिंह बिहार, बख्त खान दिल्ली। Which of the following pair leader associated with the revolt of 1857 is not correctly matched? हजरत महल कानपुर, बहादुर खान बरेली, कुंवर सिंह बिहार, बख्त खान दिल्ली। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हम पहले देखते हैं कि कौन सा सही सुमेलित है, पहले हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले बात आती है, यदि हम दिल्ली की बात करते हैं, यदि हम दिल्ली की बात करें, ठीक है, तो दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे जनरल बख्त खान। ठीक है, जनरल बख्त खान नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का, विद्रोह का। ठीक है, फिर यदि हम कानपुर से देखें तो कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे नाना साहेब। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, नाना साहेब नेतृत्व कर रहे थे। कहां से, कानपुर से। साथ कौन दे रहा था, तो तात्या तोपे। कौन साथ दे रहा था, तो तात्या तोपे। फिर उसके बाद लखनऊ की यदि हम बात करते हैं तो लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहा था 1857 के विद्रोह का, तो बेगम हजरत महल। कहा, बेगम हजरत महल। ठीक है, हजरत महल जो कि नवाब ऑफ अवध की बेगम थी। किसकी बेगम थी ये, जो अवध के नवाब थे उसकी बेगम थी, बेगम हजरत महल। फिर उसके बाद में बात आती है कि बरेली से कौन कर रहा था नेतृत्व, तो बरेली से नेतृत्व किया जा रहा था खान बहादुर के द्वारा। किसके द्वारा, खान बहादुर के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था 1857 के विद्रोह का। फिर बिहार में, बिहार के आरा जिला, अभी जो प्रेजेंट में आ रहा है, वहां से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। कौन नेतृत्व कर रहा था, कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। फिर उसके बाद यदि हम फैजाबाद की बात करें कि फैजाबाद से कौन नेतृत्व कर रहा था इसका, तो ये जो मैं जितने भी नाम लिख रही हूँ जो भी स्थान का, तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं किसके, तो 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर फैजाबाद से नेतृत्व कौन कर रहा था, तो फैजाबाद से नेतृत्व किया जा रहा था तो मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा। किसके द्वारा, तो मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था।
फिर उसके बाद बात आती है कि झांसी, तो झांसी से आप सभी जानते होंगे, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व कर रही थी? तो रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी झांसी से। अब देखिए आपके ऑप्शन क्या है। आपके ऑप्शन दिए हजरत महल। हजरत महल तो हमने देख लिया कि लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी, जहां पे मैंने आपको क्या बताया कि ये नवाब ऑफ अवध की बेगम थी। अवध के नवाब की ये बेगम थी, जिसके पुत्र का क्या नाम था? बिरजिस खान इसके पुत्र का नाम था, और इसने उसी को क्या बना दिया था? वहां का नवाब बना दिया था। लेकिन जो 1857 का जब विद्रोह हुआ है, तो यह कहाँ ये भाग गई थी? कहाँ भाग गई थी? तो नेपाल में इसने जाकर के शरण ली थी। किसने? तो बेगम हजरत महल ने। ठीक है, फिर उसके बाद खान बहादुर खान तो बिल्कुल सही है, हमने देख लिया है कि बरेली से ये थे। कुंवर सिंह बिहार से थे और बख्त खान दिल्ली से। इसका मतलब सही सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो हजरत महल, क्योंकि वो लखनऊ से थी। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? हजरत महल, जो कि लखनऊ से थी, लेकिन इसमें कानपुर दिया है। कानपुर से कौन था? तो कानपुर से नाना साहेब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया कि लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, जो कि नवाब ऑफ अवध की बेगम थी। ये दूसरी पत्नी थी वाजिद अली शाह। नवाब कौन थे वहां के? अवध के नवाब कौन थे उस समय? तो वाजिद अली शाह उस समय अवध के नवाब थे, जिसकी वो दूसरी पत्नी थी, बेगम थी। इसके पुत्र का नाम था बिरजिस खान, जिसको इसने अवध में बैठा दिया था, उसकी तख्त पर इसने बैठा दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम सत्ता में स्थानांतरित किया गया। यानी कि परिणाम, प्रशासनिक परिणाम क्या निकला है 1857 की विद्रोह का? द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज ट्रांसफर्ड टू पावर फ्रॉम। यदि आपने अच्छे से देखा इस सेशन को तो बहुत अच्छे से आप बता पा रहे होंगे, क्योंकि इसको मैंने आपको बता दिया है शुरू में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित हो गया, या ब्रिटिश क्राउन से ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानांतरित हो गया, या ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को स्थानांतरित हो गया, या ब्रिटिश क्राउन से निदेशक मंडल को। ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी टू द गवर्नर जनरल, और लास्ट ऑप्शन है हमारा ब्रिटिश क्राउन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो मैंने आपको क्या बताया कि प्रशासनिक परिणाम क्या निकल के आया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकला था कि 1857 के विद्रोह के बाद जो पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहती थी, वो पावर को ले लिया गया था। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ले लिया गया था। इसका मतलब जो सत्ता थी वो किस पर स्थानांतरित की गई, यानी कि पूरी की पावर किसके पास आ गई? तो ब्रिटिश क्राउन के पास आ गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी से उनकी सत्ता को छीन लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। फिर बात आती है, इसमें क्या बताया गया कि 2 अगस्त 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा ब्रिटिश हथियारों को जीत की घोषणा के 1 महीने से कम समय में संसद ने, कहा की संसद ने? ब्रिटिश की संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया। कौन सा नियम? तो भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिसमें भारत पर ब्रिटिश सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया। याद रहेगा आप लोगों को 1858 on 2nd August 1858, less than a month after Canning proclaimed the victory of British arms, यानी कि जब लॉर्ड कैनिंग ने ये घोषणा कर दी कि हम जीत गए हैं, हम जीत गए हैं, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उस समय क्या किया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया, पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और उसमें था क्या उस अधिनियम में? तो उस अधिनियम में था कि जो ब्रिटिश पावर है, जो अंग्रेजों की सत्ता है भारत में, अब उसे ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को सौंप दिया जाएगा। क्राउन को सौंप दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये विद्रोह केवल हम यदि बोले कि ठीक है विफल रहा है, ये असफल रहा है, लेकिन इसने चिंगारी भी जगा दी है। किस चीज की चिंगारी जगा दी है? यदि हम लड़ेंगे तो अपने भारत को जीत लेंगे और अंग्रेजों को हम भगा देंगे, यदि हम एक हो जाएं। क्यों? क्योंकि ये जान गए कि हम एक नहीं है, हमारा एक सामान्य आदर्श नहीं है, इसी वजह से हमारी विफलता हुई है। लेकिन यदि हम सब एक हो जाए तो हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं। ये चिंगारी उनके बीच में, और ये केवल उसके बाद में रुक नहीं गए। 1857 तो यदि हम मान के चले तो ये तो स्टार्टिंग है, ठीक है। उसके बाद में जो है बहुत सारे, जैसे कि आप सभी पढ़े होंगे, और उसके बाद में परिणाम ये निकला कि 1947 में हमारा भारत देश जो है आजाद हो गया। ठीक है, अब आइए
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1857 के विद्रोह की प्रारंभिक सफलता के बाद विद्रोह के नेताओं ने जिस उद्देश्य के लिए कार्य किया वह था मुगल साम्राज्य के पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए, बहादुर शाह द्वितीय के तत्वावधान में भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने के लिए, विदेशी शासन का उन्मूलन और पुरानी व्यवस्था की वापसी। प्रत्येक नेता अपने अपने क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित करना चाहता था। आफ्टर द इनिशियल सक्सेस, आप समझ रहे इनिशियल सक्सेस क्या है कि डर तो ला दिए, डर तो आखिर ला दिए ना अंग्रेजों के मन में, तो यही है। आफ्टर द इनिशियल सक्सेस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, the objective for which the leaders of the revolt worked was to restore the former glory to the Mughal Empire, to form a federation of Indian states under the aegis of Bahadur Shah, to elimination of foreign rule and return of the old order. Each leader wanted to establish his own power in his respective region. बताइए क्या होना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, चिंगारी तो पड़ गई। अब चिंगारी पड़ी है तो इसका मतलब वो बिल्कुल जान लिए कि हम एक हो जाएंगे तो हम इन्हें भगा देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन रूल, विदेशी शासन का उन्मूलन करना चाहते थे। परिणाम ये निकल गया, मुख्य उद्देश्य उनका क्या हो गया, विदेशी शासन का उन्मूलन, एलिमिनेशन ऑफ फॉरेन रूल एंड रिटर्न ऑफ द ओल्ड ऑर्डर, यानी कि हमारी जो भारतीय सत्ता है वो वापस से यहाँ पे स्थापित हो जाए। यहाँ पे अब उसके बाद में किसी का भी ये उद्देश्य नहीं रहा कि ये मुगल साम्राज्य के गौरव को बहाल करना है, बहादुर शाह द्वितीय के, बहादुर शाह जाफर के, या फिर हम बोल सकते बहादुर शाह द्वितीय के तत्वावधान में भारतीय राज्यों का एक संघ बनाना है, या फिर प्रत्येक नेता अपने अपने क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित करें। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहा, सबका केवल एक उद्देश्य रहा, जो कि क्या था कि विदेशी शासन का उन्मूलन करना है, हमें एलिमिनेट करना है हमारे भारत से, किसको, तो विदेशियों को। ठीक है, फिर क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गोविंद ढोंडू पंत, popularly known as Nana Sahib and one of the principal leader of the revolt of 1857, was the adopted heir and successor of गोविंद ढोंडू पंत, जिन्हें लोकप्रिय रूप से नाना साहेब के नाम से जाना जाता था और 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। वह दत्तक उत्तराधिकारी थे, किसके थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के, झांसी के राजा के, माधवराव सिंधिया के, या मल्हार राव होलकर के। बताइए किसके थे वो दत्तक उत्तराधिकारी, नाना साहेब। तो नाना साहेब दत्तक उत्तराधिकारी थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के, किसके, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के ये दत्तक उत्तराधिकारी थे, जिन्हें कहाँ पे बैठाया गया, तो कानपुर की सत्ता पर इन्हें आरूढ़ किया गया था, बैठाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, Who was the author of the book The Indian War of Independence 1857? The Indian War of Independence 1857, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सर सैयद अहमद खान, वी.डी. सावरकर, आर.एस. शर्मा, आर.सी. मजूमदार। सर सैयद अहमद खान, वी.डी. सावरकर, आर.एस. शर्मा, आर.सी. मजूमदार। बताइए ऑथर कौन है बुक के, क्या है बुक का नाम, पहले ये तो देख लीजिए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 ये बुक के लेखक कौन थे, तो ये बुक के लेखक थे वी.डी. सावरकर। कौन थे, वी.डी. सावरकर थे। ठीक है, और बात आती है कि 1857 को क्या बोला गया, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर, क्या है, विनायक, वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर, तो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1857 के विद्रोह का एक भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास है, जो पहली बार 1909 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ, 1909 में प्रकाशित हुआ। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये क्या है, बुक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज एन इंडियन नेशनलिस्ट हिस्ट्री ऑफ द 1857 रिवॉल्ट। तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये क्या है, यह एक राष्ट्रवादी इतिहास है 1857 के विद्रोह का इसमें। ठीक है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो वी.डी. सावरकर के द्वारा, जो कि पहली बार पब्लिश कब हुआ, प्रकाशित कब हुआ, तो 1909 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड द बेस्ट नोन म्यूटिनीज बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज। 1857 के विद्रोह से पहले का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध विद्रोह में से कौन सा था? स्थानीय इन्फेंट्री सिपाही विद्रोह 1824, वेल्लोर में भारतीय सैनिक विद्रोह 1806, शोलापुर विद्रोह 1838, असम सैनिक विद्रोह 1824। बताइए, द नेटिव इन्फेंट्री म्यूटिनी 1824, इंडियन सोल्जर्स म्यूटिनी एट वेल्लोर 1806, शोलापुर म्यूटिनी 1838, आसाम सोल्जर म्यूटिनी 1824। बताइए कि 1857 के विद्रोह से पहले का सबसे पुराना सबसे प्रसिद्ध विद्रोह में से कौन सा था? तो सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध विद्रोह था वो क्या था? वेल्लोर में भारतीय सैनिक विद्रोह। क्या था? इंडियन सोल्जर्स म्यूटिनी एट वेल्लोर 1806। ठीक है, जो कि ये आप जितने भी विद्रोह देख रहे हैं तो 1857 के ये सभी विद्रोह हैं, 1857 से पहले के विद्रोह। लेकिन ये सभी विद्रोह विफल रहे, कारण ये था कि ये सब लोकलाइज्ड थे, स्थानीय थे, और ये जो है ये केवल अपने ही क्षेत्र में थे जिसे अंग्रेजों के द्वारा कुचल दिया गया। इन सभी विद्रोहों को अंग्रेजों के द्वारा कुचल दिया गया था। ठीक है, लेकिन एक जो सबसे बेस्ट नोन म्यूटिनी मानी जाती है, सबसे प्रसिद्ध विद्रोह में से कोई एक है, तो वो है कि वेल्लोर में भारतीय सैनिक का विद्रोह। वेल्लोर में जो भारतीय सैनिकों के द्वारा जो विद्रोह किया जा रहा था वो था। ठीक है, और ये विद्रोह क्यों किया जा रहा था कि ये जो ब्रिटिश थे ना, जैसे कि क्या किए थे, रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर कर लिए थे। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया ना कि ये क्या करते थे कि सामाजिक एवं धार्मिक स्थान पर ये क्या कर रहे थे, हस्तक्षेप, सामाजिक एवं धार्मिक मामलों पर हस्तक्षेप कर रहे थे, और यही कारण था वेल्लोर में भारतीय सैनिक विद्रोह का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बस ये वही बताया गया कि कब चालू हुआ, तो 10 जुलाई 1806 में चालू हुआ था। ठीक है, कि वेल्लोर विद्रोह 1857 में आने वाले एक महान विद्रोह के शुरुआती संकेतों में से एक था। वेल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 को ही, ये डेट याद रखना है ना, एग्जाम में आया हुआ है 10 जुलाई 1806। ये डेट को जरूर याद रखना कि जो वेल्लोर का विद्रोह था कब हुआ है, तो 10 जुलाई 1806 आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, वही अवज्ञा का एक प्रमुख कार्य था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा पहली बार बड़े पैमाने पर और हिंसक विद्रोह को चिन्हित किया। इसने किसने, तो वेल्लोर म्यूटिनी वाज अ मेजर एक्ट ऑफ डिफायंस that took place on 10 July 1806 and marked the first ever large scale and violent mutiny by the Indian sepoys against the East India Company। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। Which among the following place was not an important center of the रिवॉल्ट ऑफ 1857? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? आगरा, कानपुर, झांसी, लखनऊ। बताइए, अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया, सेशन को अच्छे से अटेंड किए हो तो ये क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे, क्योंकि मैंने लिख के आपको बता दिया है कहाँ पे कौन कौन नेतृत्व कर रहा था, ये भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे क्या मैंने आगरा का नाम लिया था क्या? तो नहीं लिया था। इसका मतलब आगरा महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। आगरा जो है महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था किसका? तो 1857 के विद्रोह का। फैला जरूर था, ठीक है, ये सभी क्षेत्रों में फैल रहा था। ये 1857 मेरठ हो गया, जहाँ से ये सभी में फैला जरूर था, लेकिन वो केंद्र नहीं था। आगरा केंद्र नहीं था किसका? तो 1857 के विद्रोह का। और बाकी ये कानपुर था, बिल्कुल हमने देख लिया नेतृत्व कौन कर रहा था, झांसी भी देख लिया, लखनऊ भी देख लिया हमने। बेगम हजरत महल लखनऊ से, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहेब, सात कौन दिया? तो तात्या तोपे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द रिबल्स लैक्ड इफेक्टिव लीडरशिप। हमारे ऑप्शन पहले ये देख लीजिए कि क्या पूछा जा रहा है कि विद्रोहियों के पास प्रभावी नेतृत्व का अभाव था, उन्हें देश में कहीं भी आम लोगों का समर्थन नहीं मिला, उनका मार्गदर्शन करने के लिए कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, उनके सैन्य उपकरण अंग्रेजों से कमतर थे। इनमें से कौन सा कथन 1857 के महान विद्रोह की विफलता के कारणों से संबंधित है? 1 3 4 1 2 3 3 4 2 3 4। बताइए, रीड कर लीजिए, स्टॉप करिए,
वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसके बाद अपने से रीड कीजिए। हम पहले देख लेते हैं इंग्लिश में भी। द रिबल्स लैक्ड इफेक्टिव लीडरशिप, दे डिड नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ द सिविलियन पीपल एनीवेयर इन द कंट्री, देयर वाज नो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन टू गाइड देम, देयर मिलिट्री इक्विपमेंट वाज इंफीरियर टू दैट ऑफ द इंग्लिश। हमारे ऑप्शंस क्या है? तो हमारे ऑप्शंस है यहाँ पे 1 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 4। बताइए हमारे सही आंसर क्या है? एक एक करके देखते हैं, ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आंसर निकल जाएगा। तो द रिबल्स लैक्ड इफेक्टिव लीडरशिप, क्या विद्रोहियों के पास प्रभावी नेतृत्व का अभाव था? तो हमने देख लिया है कि हाँ बिल्कुल था, प्रभावी नेतृत्व का ही तो अभाव था जिसकी वजह से यह विफल रहा। फिर दे डिड नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ द सिविलियन पीपल एनीवेयर इन द कंट्री, क्या ऐसा था क्या कि उन्हें देश में कहीं भी आम लोगों का समर्थन नहीं मिला? तो नहीं, ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। क्या आपने कहीं पढ़ा है कि ऐसा तो नहीं है? ये बात तो गलत है। देयर वाज नो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन टू गाइड देम, हाँ ये बिल्कुल सही है कि उनका मार्गदर्शन करने के लिए कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। फिर क्या लिखा है? देयर मिलिट्री इक्विपमेंट वाज इंफीरियर टू दैट ऑफ द इंग्लिश, उनके जो सैन्य उपकरण थे अंग्रेजों से कमतर थे। बिल्कुल अंग्रेजों से कमतर थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में तो पहले से ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुकी थी, लेकिन हमारे पास नहीं आई थी। हमारे पास इतने बहुत अच्छे अच्छे मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं थे, सैन्य उपकरण हमारे पास नहीं थे। हमारे पास तो अपने जो छोटे मोटे यदि हम देखें तो केवल उतने ही थे, बाकी कुछ नहीं थे। और उनके पास बड़े बड़े हथियार थे, हर चीज था उनके पास में, सैन्य उपकरण हमसे बहुत अच्छा था। तो ये 3 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? फर्स्ट सही हुआ, थर्ड सही हुआ और फोर्थ सही हुआ। ये हमारा विफलता का कारण था, 1857 के विद्रोह की विफलता का ये मुख्य कारण था। अब देख लीजिए 1 3 4 कौन सा ऑप्शन में, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1 3 4 किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो जहाँ पे मैंने आपको बता दिया बस ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, आगे आइए। क्या है? 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नेताओं में से कौन नेपाल भागने में सफल रहे? कौन सफल रहे? कुंवर सिंह, नाना साहेब, अवध की बेगम, बख्त खान। बताइए, who are among the following leaders of the revolt 1857 managed to escape to Nepal? कुंवर सिंह, नाना साहेब, बेगम ऑफ अवध, बख्त खान। बताइए कौन सफल रहे? तो यहाँ पे मैंने तो पहली बात आपको बता दिया है कि बेगम ऑफ अवध जो कि हजरत महल थी, बेगम हजरत महल, ठीक है, वो जो है अपने बेटे बिरजिस खान को बैठा दी थी। कहाँ पे बैठा दी थी? तो अवध के तख्त पर बैठा दी थी। और अपना स्वयं कहाँ पे भागने पे वो सफल रही? तो नेपाल वो भाग गई। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 कहाँ पे लिखा है? तो यहाँ पे लिखा है क्या? नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है? नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है? नहीं लिखा है। इसका मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी है। यानी कि 2 और 3 यानी कि नाना साहेब और बेगम हजरत महल जो है ये लोग अपने अपने तरीके से नेपाल भागने में सफल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा Name the Mughal emperor occupying the throne of Delhi when the revolt of 1857 took place. 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले मुगल बादशाह का नाम बताइए। बताइए, शाह आलम द्वितीय, जहादर शाह, बहादुर शाह जाफर, हुमायूं। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, क्या बता दिया है कि ये लोग क्या किए कि बहादुर शाह जाफर को बैठा देते हैं, ये हमारा नेतृत्व। अरे वो तो खुद ही बूढ़े थे, वो क्या नेतृत्व करेंगे बहादुर शाह जाफर? तो उस समय यदि आपसे पूछा जाएगा कि मुगल एम्परर ऑक्यूपाइंग द थ्रोन ऑफ द दिल्ली व्हेन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस, जब 1857 का विद्रोह जब यानी कि अपने सीमा यानी कि जब आया के समय क्या हुआ? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला कौन सा मुगल बादशाह था? तो बहादुर शाह जाफर था। कौन था? बहादुर शाह जाफर। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि क्या है कि बहादुर शाह जाफर एक नाम मात्र का सम्राट था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, क्योंकि मुगल साम्राज्य केवल नाम में ही अस्तित्व में था। क्यों? क्योंकि हर जगह तो अंग्रेज छा चुके थे, उसका अधिकार तो केवल और केवल शाहजहांबाद में था। शाहजहांबाद की दीवारों वाले शहर में बस सीमित था। ठीक है, तो 1857 में के भारतीय विद्रोह में उनकी भागीदारी के बाद अंग्रेजों ने उन्हें साजिश के आरोप में दोषी ठहराने के बाद ब्रिटिश नियंत्रित बर्मा, जिसे अब क्या बोला जाता है? म्यांमार बोला जाता है, में रंगून में निर्वासित कर दिया था। तो यदि पूछा जाता है तो किसे निर्वासित किया गया था रंगून में? इस प्रकार से भी क्वेश्चन आया है, किसे निर्वासित किया था रंगून में? तो बहादुर शाह जाफर को निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, बहादुर शाह जाफर वाज अ नॉमिनल एम्परर, नाम मात्र का
था ये राजा, ठीक है। आज द मुगल एम्पायर एग्जिस्टेड इन द नेम ओनली, केवल नाम मात्र से केवल मुगल एम्पायर बस बचा था उस समय, एंड हिज अथॉरिटी वाज लिमिटेड ओनली टू द वॉल्ड सिटी ऑफ द ओल्ड दिल्ली शाहजहांबाद। Following his involvement in the Indian Rebellion of 1857, the British exiled him to Rangoon। कहाँ भेज दिया गया उन्हें? निर्वासित कहाँ कर दिया गया? तो रंगून में, इन ब्रिटिश कंट्रोल्ड बर्मा। ये जगह भी पूछा जाता है कि कहाँ भेजा गया, तो रंगून। रंगून कहाँ है? बर्मा जो कि प्रेजेंट डे में म्यांमार है। आफ्टर कन्विक्टिंग हिम ऑन द कॉन्स्पायरेसी चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और जब ये हम कंप्लीट कर लेंगे तो लगभग हम आपकी 1857 के विद्रोह को हम जो है कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि केवल ऑब्जेक्टिव फॉर्म से हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्या है? तो 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सी उथल पुथल हुई? संताल विद्रोह, नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह या पपना विद्रोह? बताइए। Which of the following upheavals took place in Bengal immediately after the revolt of 1857? 1857 के रिवॉल्ट के बाद, 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद कौन सा विद्रोह जो है अपने, कौन सा विद्रोह हम बोल सकते हैं, कौन सा विद्रोह सामने आया? तो कौन सा विद्रोह सामने आया? तो इंडिगो रेबिलियन, नील विद्रोह। नील विद्रोह आया था, कब आया था? तो ये आया था बंगाल में 1859 को। कब आया था? बंगाल में 1859 को। देखिए क्या लिखा है, तो नील विद्रोह एक किसान आंदोलन है। एग्जाम में पूछा जाता है कि यह कौन सा आंदोलन है, जैसे कि अभी पूछा गया 1857 का विद्रोह क्या था, तो यह सिपाहियों के द्वारा किया जा रहा था। किसके द्वारा? सिपाहियों, सिपॉय म्यूटिनी थी, सिपाहियों के द्वारा, ठीक है। तो नील विद्रोह किसके द्वारा? तो नील विद्रोह किसान के द्वारा क्या है? पेजेंट मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट है? पीजेंट मूवमेंट है। याद रहेगा आप लोगों को, एग्जाम में आया है इस तरीके से, ठीक। एंड सब्सिक्वेंट अपराइजिंग ऑफ इंडिगो फार्मर्स अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स दैट अरोज इन बंगाल इन 1859। नील विद्रोह एक किसान आंदोलन था और बाद में 1859 में बंगाल में नील की खेती करने वालों के खिलाफ नील किसानों का विद्रोह था। नील किसानों का विद्रोह था। इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ में इंडिगो फार्मर्स का ये क्या था? रिवॉल्ट था, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को। तो इस तरीके से हमने क्या कंप्लीट कर लिया? इस तरीके से हमने आपके आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 के विद्रोह को हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यदि ये आपका जो प्यून है उसकी जो अभी आपका हाल ही में पेपर होने वाला है, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ऑब्जेक्टिव सीरीज जो कि एसआई का पेपर हो गया, आपका एसआई का पेपर हो गया, उसमें भी आपको हेल्प करेगा, प्यून के पेपर में भी हेल्प करेगा। यदि ओवरऑल यदि आप देखें तो सभी एग्जाम में ये हेल्प करेगा, लेकिन यदि आप हाल ही में यदि किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो डेफिनेटली आपके प्यून के एग्जाम में ये हेल्प करने वाला है। तो सेशन यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।